सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वाली सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे सामने मंदाकिनी जी हैं, तो मंदाकिनी जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक साथ आप सभी का यानी कि सबका स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। अरे वाह, क्या बात है। तो सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार, हमारे सभी सखियों और सखाओं को जो इस समय इस कार्यक्रम की उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बैठे हैं मंजरी को सुनने के लिए। नहीं, आपको भी सुनने के लिए ऐसा नहीं, मुझे तो काफी समय से सुन रहे हैं जी। काफी देर से मैं बोल रही हूँ। देखिए लेकिन सखी सहेली शुरू होते ही जब पता चलता है कि मंजरी आ गई हैं, तो फिर मंजरी का इंतजार होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए। और देखिए अभी आपने कितनी प्यारी से इस गाने में जो सुनवाया था हमें से पहले, उसमें एक रसगुल्ला शब्द आया था, है ना? तो मिठास तो आपने पहले ही घोल दी, अरे है ना? तो फिर जब हम लोग बातें करेंगे विषयों पर, मिठास की बात होगी और हमारे जो सखिया और सखा भाई लोग हैं उन्होंने खूब सारे संदेश भेज दिए हैं, तो मिठास दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो ही जाने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में हम अपने जितने भी सुनने वाले लोग हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें लिखें और उनके इस लिखने से ही हमारे कार्यक्रमों में एक मिठास पैदा होती है। बिल्कुल सही बात कही है। और इसी मिठास से तो देखिए खुशियां भी हम लोगों को मिलती, यानी जो हमारा आज का विषय है वो भी है खुशियां अपनी अपनी। तो किसी को किसी से खुशी मिल सकती है, और जैसे हम लोग को आप लोगों के संदेश जब मिल जाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो अपने अपने विषय हैं खुश होने के, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक वो कहावत है ना, जियो और जीने दो, ये जो लोकोक्ति है, ये जो कथन है, इसको हमेशा हर एक को पालन करना चाहिए कि खुद भी जिए, औरों को भी जीने दे, खुद भी हंसे, औरों को भी हंसने दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम बात करेंगे मंदाकिनी जी, पुराने वस्त्रों का नया इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा। तो ये सबने देखिए अपने घरों में, अपने दादी नानी सभी के घरों में ये चीजें देखते, पीढ़ी दर पीढ़ी कहना चाहिए, ये चीज चली आ रही है और सबने इस्तेमाल किया भी है। और आज के समय में तो बड़े ही स्तर पर इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छा भी मान रहे हैं उस तरह से। तो इसके बारे में हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो बाद में करेंगे, सारे रहस्य पहले नहीं खोलेंगे। जी जी बिल्कुल। और आज कहाँ घुमाने ले जाने वाली हो? नहीं, आज हम लोग चलेंगे माशोबरा हिल स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा। तो हरी भरी वादियों में घूमे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, बिल्कुल, और बस मीठी मीठी बातें करेंगे और चुगलखोरी भी करेंगे। चुगलखोरी तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी भाई। चुगलखोरी, मुझे कुछ कहना में आज का सेगमेंट रखा गया है चुगलखोरी की आदत। तो जब दो सखियां मिलेंगी और चुगलखोरी न करें फिर कैसे चलेगा? हो सकता है। तो बस ये इस तरह की चुगलखोरी की जो आदत है वो बहुत बुरी आदत है देखा जाए तो। लेकिन हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि क्या उनके अंदर ये आदत है। ये सेगमेंट हमारे श्रोताओं को समर्पित है। वो अपनी सखियां और सखा लिखेंगे अपने जीवन की। हाँ जी, ये भी है। और साथ में ये भी बताएं कि आपने किसकी चुगलखोरी पकड़ी। हाँ, मतलब उनमें क्या खुद में आदत है चुगलखोरी की, या उनके जीवन में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हो जहाँ उन्हें पता चला हो कि मेरी चुगलियां की जाती है, या फला व्यक्ति चुगलखोरी की आदत रखता है। और आपको पता चल गया हो कि आपकी कोई सखी आपकी चुगलखोरी करती है, सामने आपकी मीठा बोलती है, लेकिन कैसे पकड़ा? हाँ, तो ये आपने कैसे पकड़ा, इसका जिक्र आप अपने विचारों में हमें हम एक चुगली कर देते हैं अपनी सखियों से कि मंदाकिनी जी कह रही थी कि मंत्री आज हम लोग विषय बताने के बाद गाना सुनाएंगे। तो सुना ही दीजिए। तो आपने चुगली मेरे सामने ही कर दी है। तो ये मतलब वो वाली है, आने सामने वाली। तो चलिए सुनते हैं, प्यारा सा करती हैं। और वो व्यक्ति अगर आ जाता है या आ जाती है तो हमारी खुशी का कोई पारावार नहीं होता है। हम इतने खुश हो जाते हैं जैसे न जाने हमने क्या मांगा था और क्या मिल गया। बिल्कुल। हमारी जी एक सखी लिखती है मंदाकिनी जी, खुशी और प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती, परिधि में नहीं बांधा जा सकता। खुशनुमा माहौल में कोई भी नाच गाकर खुशी व्यक्त करता है तो कोई धीरे से मुस्कुराकर करतल ध्वनि कर अपना खुशी का इजहार करता है। यानी बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि खुशी कोई नाच गाकर करता है, कोई ताली बजा। बिल्कुल सही कहा। वैसे देखा जाए ना तो मंजरी, खुशी एक एहसास है ना,
और इसे हम शब्दों में नहीं समेट सकते कि हम शब्दों के द्वारा बताएं कि खुशी इसे कहा जाता है। ये इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हम किस तरह से अपने जीवन में खुशियां मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि संसार में खुश वही रह सकता है जो खुश रहना सीख लेता है। अगर आप सब कुछ है आपके पास, आप खुश नहीं हैं, फिर भी दुखी हैं, आपको दुखी रहने की आदत है, तो आप जिंदगी में कभी खुश हो भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। और छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आती हैं। बिल्कुल। और खुशियां तो हमारे आसपास होती हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी होती है। हाँ। सबकी खुशियां जो होती है ना वो अपनी अपनी होती है, लेकिन जब आपकी खुशी में लोग जुड़ते हैं तो आपकी खुशी के 4 चांद लग जाते हैं उस खुशी में। और जब पहली बार आपके घर में, याद कीजिए, जब नन्हा शिशु आने वाला होता है तो सभी परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। और वहीं नए नए रिश्तों में जो कि वो बंधते हैं, कोई दादी बाबा, नाना नानी, चाचा बुआ, मौसी मामा, इन सभी रिश्तों में बंधते हैं, तो ये जो एहसास होता है ना खुशी का, ये बहुत ही अलग होता है। तो कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जैसे दुख होता है वो बांटने से घटता है, तो खुशियां हमारी जो है बांटने से बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा। और कई बार क्या होता है, हम चेहरे पर मेकअप पोत लेते हैं और खुश दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुशी तो अंदर से आती है। बिल्कुल। अगर आप खुश हैं तो आप बिल्कुल साधारण, बिना किसी मेकअप के भी आप बहुत अच्छी लगेंगी, आप खुशहाल दिखेंगी, आपके चेहरे पर खुशी झलकेगी। लेकिन अगर आप खुश होने का नाटक करती हैं तो वो ज्यादा देर तक आपको चेहरे पर नहीं दिखाई देता है, वो सच्चाई सामने आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि खुशियां सबकी अपनी अपनी है। मैं ये चाहती हूँ कि मंजरी मेरी इस बात से खुश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मंजरी की अपनी खुशियां हैं, मेरी अपनी खुशियां हैं। बिल्कुल। तो सबको अपनी अपनी खुशियों में हमें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि जो खुशियां हैं, सही देखा जाए, हम सोचते हैं कि इतना पैसा आ जाए हमारे पास, काश इतनी साड़ियां हो जाती, इतने गहने गोटे हो जाते, हमारा घर बंगलो जैसा होता, तो हम कितनी खुशहाल जीवन जीते। लेकिन ये कितनी बड़ी भूल होती है हमारी। बिल्कुल, क्योंकि हम उसमें इन सब चीजों में लिप्त होते जाते हैं, लेकिन हमारी जो असली खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, छूट जाती है। सुविधाओं में हम खुशी ढूंढते हैं, जबकि वहाँ खुशी होती नहीं है। कहना चाहिए मंदाकिनी जी, अपनों से भी हम इन चक्रों में दूर होते चले जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां हमसे बहुत दूर तक चली जाती, बाद में हमें एहसास होता है जब वो वक्त निकल जाता है। तो एक लिखते हैं कि खुशी की कोई परिभाषा नहीं है, किसी को भगवत भजन में खुशी मिलती है तो किसी को नकारात्मक कार्य करके। खुशी को मन की एक स्थायी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें न केवल आनंद, संतोष और अन्य सकारात्मक भावनाएं शामिल होती है, बल्कि ये भावना भी शामिल होती है कि व्यक्ति का जीवन सार्थक और मूल्यवान है। खुशी हमें ऊर्जा देती है और किसी को खुशी देकर जो खुशी अपने को मिलती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। और मंदाकिनी जी, खुशी को कभी पैसों के बीच में नहीं तोलना चाहिए। जो आपके मन को अच्छा लगे करने में, वो खुशी जो मिलती है ना, वो सबसे अच्छी खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हमारे एक श्रोता ने भी वही बात लिखी है कि हमने खुशियों को चीजों से जोड़ लिया है। जब घर बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब गाड़ी खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। तो ये सब करने में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुशियां तो हमारे सामने से निकल गई, वो उम्र निकल जाती है खुश रहने की और हमें पता भी नहीं चलता। जब सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं और एहसास होता है कि इन भौतिक चीजों में तो कोई खुशी भी नहीं थी, और थी भी तो वो क्षणिक थी। जरूरत होती है हमें, ऐसा हम नहीं कह सकती कि हमें घर या अच्छे कपड़ों की, अच्छे खाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमने खाली खुशियां इन्हीं चीजों में ढूंढकर अपनी वर्तमान खुशी को खत्म कर दिया है तो फिर वो जीवन दोबारा तो नहीं आता है। बिल्कुल नहीं पाता। और हर पल खुशी को महसूस करने के लिए हर किसी को अपनी खूबी को भी पहचानना चाहिए। एक बार अपने आप से ही कहकर देखे कि वाह, ये मैं हूँ, या ये मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तो एक ही पल में इस सोच से आप खुशी से भर उठेंगे, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। और जब आपको पता चलेगा कि ये मेरा गुण तो बहुत अच्छा है, नाहक बेकार के अवगुणों में उलझे हुए थे, मतलब अपनी कमजोरी को दूर कर सकेंगे और चारों ओर खुशियां ही खुशियां तब आपको नजर आएंगी। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि देखिए, खुशी तो जीवन का सबसे अनमोल धन है। यदि हमारे पास खुश रहने की कला है तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। खुशी केवल बड़े सपनों के पूरे होने से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। खुशी एक बहुत मुश्किल श्रेणी है, हर कोई खुद के लिए चुनता है। हम इन भावनाओं को वर्णन नहीं कर सकते। मेरी राय में हमें लोगों की आंखों में देखना चाहिए कि खुशी कहाँ छुपी है। खुशी हमारी आत्मा के अंदर से चमकती है। खुशियां चाहने की इच्छा हर इंसान में होती है। अपने लिए सुख जुटाने की चाहत भी हर दिल करता है। हर पल आनंदित रहने की कामना भी दुनिया में रहने वाला हर इंसान करता है, पर अपनी खुशियां ढूंढते समय दूसरों का ख्याल कम ही करता है। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी खुशियों को ख्याल करते हैं कि मैं किस में खुश हूँ, लेकिन सामने वाला किस में खुश है इस बात का हमें कोई मतलब नहीं होता इस बात से, है ना? और हमारे जो सखा लोग हैं वो लोग एक गीत
का भी तो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, है हमारी ना? खुशी इसमें भी है कि हम एक प्यारा सा गीत अपने सखियों से। तो बात चल रही है खुशियों की, है ना, और मुझे आप भी बहुत खुश नजर आ रही हैं क्योंकि इतने सारे संदेश जो पढ़ रहे हैं खुशियों से भरे हुए। तो देखिए हमारे एक सभी श्रोता लोग में से लिखते हैं संदेश कि खुशियां छोटी छोटी सी होती है, लेकिन वो बड़ी बन जाया करती है और बढ़ते बढ़ते सांसारिक भी हो जाया करती है। बड़ी प्यारी सी बात लिखी है इन्होंने। और एक लिखते हैं कि बिल्कुल सही, पहले हम इन्हीं भौतिक चीजों से खुश होते थे, पर अब तो लगता है कोई दो अच्छे मीठे बोल दे, कोई हमारे साथ 2 पल बैठकर बात कर ले, वही सबसे बड़ी खुशी। बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी कि सब में अगर आपके पास कोई 2 मिनट बैठ जाए, आपके हालचाल पूछ ले, तो इससे बड़ी खुशी कोई। और आजकल लोग बैठते हैं तो वो हाथों में मोबाइल लेके बैठते हैं। हाँ, एक कोई कमरे बैठता में ही नहीं है बैठता ही नहीं, और बैठेगा एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे, तो अपने अपने हाथ में मोबाइल लेकर खुशी है। हाँ, उनकी खुशी मोबाइल में ही है मोबाइल कि पता नहीं क्या मिल जाएगा हमें। और वाकई लोग तरस जाते हैं एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, और कई बार तो घर के लोगों को भी बुला कर बैठाना पड़ता है पास में। बच्चे भी अपनी दुनिया में सिमटे हैं, बच्चों को भी आपका ध्यान नहीं है। आप घर में जाते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल, या फिर वो पढ़ाई में लगे हैं या फिर मोबाइल में लगे हैं। उनको कोई खुशी नहीं कि आप आए हैं, आपके पास बैठा जाए, आपसे बतियाया जाए। आप ही बुलाकर उनसे बात कर लेते हैं, ये क्या हुआ, कैसी हो, क्या कर रहे हो, कुछ खाया पिया, है ना। बिल्कुल। तो ये इस तरह का समय आ गया है, लेकिन ये है कि खुशियां वास्तविक होनी चाहिए। अगर हम उस संसार में कंप्यूटर की या मोबाइल की दुनिया में खुशियां ढूंढ रहे हैं तो ये मूर्खता ही है। मूर्खता ही, सही बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुशियां अपने अपने, कुछ लोगों को खुशियां मनाने का बिल्कुल तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग खुशियां मनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होकर उसे मान लेते हैं। सही तरीका भी यही है कि हम छोटी छोटी बातों से खुश रहना सीखें। कब जाने हमारे जीवन में बड़ी खुशी आएगी भी कि नहीं, लेकिन जब जो छोटी खुशी आई उसे जरूर मना लेना चाहिए और बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि अब बड़ी खुशी आएगी तभी हम मनाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो छोटी खुशी आई है उसे तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशियां अपनी अपनी, ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा अर्थ रखने वाला वाक्य है। इसका अर्थ ये है कि हर किसी की खुशियां अलग अलग होती हैं और वे अपने अपने तरीके से खुशियों को महसूस करते हैं। ये वाक्य हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि खुशियां कोई एक आकार या रूप में नहीं आती हैं। हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद नापसंद और जीवन के अनुभव होते हैं जो उनकी खुशियों को आकार देते हैं। इस वाक्य का अर्थ ये भी है कि हमें दूसरों की खुशियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने तरीके से खुश होने की आजादी देनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी खुशियां ही सबसे अच्छी हैं और दूसरों को भी हमारी तरह खुश होना चाहिए। इस प्रकार खुशियां अपनी अपनी, ये वाक्य हमें खुशियों के बारे में एक नई दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें दूसरों की खुशियों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे बड़ी बात यह है मंजरी कि हमें अपनी खुशियां या अपने विचार किसी दूसरे पर थोपने नहीं चाहिए, है ना। जैसे हम थोपते हैं तो फिर वहां खुशियां गायब हो जाती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि खुशी सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे नजरिए से जुड़ी होती है। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में ही तो है, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी चीजों में जैसे सफलता में, प्रसिद्धि में, भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जहां मन की शांति, संतोष और आत्मिक सुख हमें मिलता है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशियां अपनी अपनी, कुछ लोगों की खुशियां मनाने का तरीका बहुत अलग होता है। कुछ लोग खुशियां मनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होकर उसे मनाते हैं। और सही तरीका यह भी है कि हमें छोटी छोटी खुशियों को मनाना चाहिए। कब जाने कि हमारे जीवन की बड़ी खुशी मिल जाए, लेकिन जब जो छोटी खुशी आई है उसको जरूर मनाना चाहिए और बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि अब बड़ी खुशी आएगी तो हम मनाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो छोटी खुशी आई है उनको रोज मनाना चाहिए, बांटना चाहिए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि खुशियां आज जैसे अपने परिवार को खाना खिलाना सखियों को होता है, खुश और स्वस्थ रखना ये रहती है। अन्नपूर्णा गृहिणी को खुशी की मनोकामना रहती है। जो अन्नपूर्णा है घर की, उसको लगता है कि हम घर वालों को अच्छा खाना बना के खिलाएं। इसके अलावा लिखना, पढ़ना, सिलाई कढ़ाई, सुंदर चीजों की खरीदारी या फिर गीत गाना सुनना, नाटक, सिनेमा, नृत्य, अभिनय जैसे कला आविष्कारकों में किसी को भी खुशियां मिल सकती है। इसके अलावा पर्यटन में, खेलकूद में, पर्यावरण सुधारने में, समाज सेवा में, राजनीति में भी दिलचस्पी हो सकती है। ये भी हमारी खुशियों के कारण बन सकते हैं। दिल खुश है तो जमाना खुश है, चारों ओर खुशियां दिखती हैं। सखी सहेली आपको किन बातों से खुशियां मिलती है ये जानने की उत्सुकता है, यानी देखिए हम लोग जब सखी सहेली के मंच पे आते हैं मंदाकिनी जी, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार होता है कि संदेश किसने किसने क्या क्या लिखे। तो सबसे ज्यादा मजा आता है संदेशों को पढ़कर। हाँ, और मुझे तो तब मजा आता है जब हमारे सखी जो सामने बैठी होती है वो, और हमारी श्रोता जो सखी और सखा है वो जब व्यंग
व्यंजन लिखना शुरू करते हैं और व्यंजनों की भरमार आ जाती है, दुनिया भर के व्यंजन। और हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं ना कि आज देखिए भाई आज एक ही राशि की बहनें आ गई, तो इसमें भी अपना मजा है। तो अगले संदेश में देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखते हैं कि जब बहुत खुश होती हूँ तो सबसे पहले खुशी के लिए भगवान को धन्यवाद देती हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपने सच्चे मासूम दोस्तों यानी पेड़ पौधों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सुंदर बात। इसके बाद परिवार के लोगों तथा कुछ खास दोस्तों से खुशी बांटकर बहुत ही उत्साह के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने काम पर लौट जाती हूँ, ताकि जो खुशी मिली है वो कायम रहे। मेरा मानना है कि अपने काम को अपना 100% देना ही भगवान की असली पूजा है और धन्यवाद करना है। और मंदाकिनी जी जो पेड़ पौधों की बात करी है, तो देखिए ये जो कोई भी अगर अपने घर के क्यारी में गमलों में थोड़ी सी मिट्टी खोदता है, खरपतवार निकालता है और नए पौधे लगाता है, खाद पानी देता है, जब पहली पत्ती निकलती है या पहला फूल निकलता है, कली खिलती है, जब उसमें से फूल निकलता है, तो वो जो खुशी निकलती है वो भी बहुत खुशी होती है। चाहे तो खुशियां जो है कहीं भी आप छोटी सी खुशी आपको अपने घर के किसी कोने को सजा के भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, खुशियां वही ना कि अपना अपना नजरिया है। कई बार ऐसा होता है हम रात को उठ के जब सुबह बाहर आते हैं घर के लॉन में, तो देखते हैं प्यारा सा फूल एक ही आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे की तरह लगता है कि जैसे बच्चा किलकारी मार रहा हो, इस तरह से वो नन्हा सा फूल हमें खुशी दे देता है। और कई बार सुबह सुबह पक्षी जब कल आपके घर के सामने चहचहाते हैं तो कितना प्यार आता है उन पे। मैंने एक समय में तोता पाला था, मंजरी तोता और मैना। वो जब जैसे हम सुबह उठते वो अपनी जुबान खोलते थे और अपनी बात कहते हमसे, हम उनसे बातें करने लगते थे। तो वो खुशी इतनी सुंदर होती थी कि उठते ही सबसे पहले तोते के पास जाकर या मैना के पास जाकर बात करना होता था। तो ये अपनी अपनी खुशियां हैं कि हम किस में खुश ज्यादा होते हैं। और अपनी खुशी की एक छोटी पौधों से जुड़ी बात है कि मैंने एक करी पत्ते का पेड़ लगाया। एक टाइम में आया कि वो डंडी सूखी सी बची, एक भी पत्ते उसमें नहीं थे। हमने 1 महीने इंतजार किया, फिर मुझे लगा पत्ती दे ही नहीं रहा, क्या करूं, उसको निकालूं क्या करूं। फिर मैंने उसके पास जाके बैठ के उसको सहलाया और बोला कि कल तक अगर एक भी पत्ती नहीं निकाली तो मैं हटाने वाली हूँ। तो जब सुबह उठी आगे मैंने देखा तो 3-4 पत्तियां निकली थी, इतनी खुशी हुई। फिर मैंने उसको पेड़ का बहुत ध्यान रखा और आज वो बहुत अच्छा सा पेड़ है मेरे पास। अंतरात्मा की आवाज सुन लिया है ना, क्योंकि आपने बहुत ही प्यार से उसे कहा। हाँ, तो ये भी एक प्यारी सी खुशी है। बिल्कुल। तो चलिए अब खुशी है गीत सुनने में। इस अंतराल के बाद फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और एक संदेश पढ़ लेते हैं। लिखते हैं कि गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। खुशियों के लिए सबसे जरूरी हमारे अंदर संतोष की भावना होती है। बिना संतोष के हम खुशियों की चाह में मृग मरीचिका की जैसी स्थिति बन जाती है। हम बस दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और हम उसे हासिल भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो मंजरी, जब बात खुशियों की चली तो देखिए घूमने जब हम जाते हैं उसमें भी हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत ज्यादा मिलती है, बस बिना रुके हम दौड़ दौड़ के चलते हैं। जैसे कि हमारे संदेश में उन्होंने बताया था। बिल्कुल सही। और जैसे ही हम पहाड़ी जगहों पर जाना शुरू करते हैं घूमने के लिए, तो फिर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता। खूबसूरत जगह होती है जहाँ हम, मुझे लगता है कि लगभग हर पेड़ को मैं तो कई बार गिनने भी लग जाती हूँ कि कितने पेड़ अभी मैंने देखे थे। इतने सुंदर लंबे पेड़ हमारे सामने से गुजरते हैं और ऊंचे
ऊंचे पहाड़ है ना, पानी की झरने झरने, वही सबको देखते देखते कब दिन निकलता है और कब पता लगता है कि वापस लौटने का वक्त आ गया है। तो ये खुशी भी बड़ी गजब की खुशी बिल्कुल होती है। और आज हम चल रहे हैं लेकर सबको, सब तैयार हैं साथ में चलने के लिए मशोबरा हिल स्टेशन। अरे तैयार है, सब श्रोता तैयार है, सबने अपने बैग पैक कर लिए हैं। अच्छा, कुछ बनाया भी होगा कि नहीं खाने पीने का? बिल्कुल बिल्कुल बना है भाई। चलिए देखते हैं। हिमाचल में बड़ी खूबसूरत सी जगह है मशोबरा, जो करीब 2246 मीटर की ऊंचाई पर शिमला जिले में बसी हुई है, और जहां हरे भरे प्राकृतिक नजारों, खुले आसमान में पहाड़ों के ऊपर तैरते बादलों के सैर सपाटे देख सकते हैं आप जाकर वहां पर, और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं। और गर्मियों की छुट्टियां तो बस शुरू हो गई हैं, बस प्लान बना लीजिए आप लोग वहां जाने का। यहाँ पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग लोगों को काफी पसंद आता है, और यहाँ पर आप रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी भी घूम सकते हैं। बिल्कुल घूम सकते हैं। और जब बात मशोबरा की चली है तो मशोबरा में रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी एशिया के सबसे बड़े वाटरशेड में से एक भी है। यहाँ देवदार, ओक की विशाल वृक्षों की संख्या है। जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि गिनते गिनते थक जाते हैं ना, लेकिन पेड़ खत्म नहीं होते हैं, वृक्ष जो है खत्म नहीं होते हैं। इन जंगलों में घूमना रोमांच से भर देता है। और यहाँ हिमालयी जो चील है, भौंकने वाले जो हिरण हैं, तीतर हैं, तेंदुए हैं, उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं। जब मन करे पिकनिक के लिए हम निकल सकते हैं। जब मौसम साफ होता है तब यहाँ से जम्मू और कश्मीर के दृश्य देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कोई जम्मू और कश्मीर के दृश्य हैं सदृश, वैसे देखने को मिलते हैं। और वे हैं पीर पंजाल पहाड़ों का नजारा। और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये सेंचुरी घूमी जा सकती है, और टिकट भी इसका लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ हम केग्रानो मशोबरा में घूमने का लोकप्रिय स्थानों में से एक है, और ये एक इटालियन विला है जिसे शेवलिर फेडरिको पेलाइट ने अपने होम टाउन के नाम पर बनाया था। आक और देवदार के पेड़ों की लकड़ी से बना ये विला इसकी सुंदरता को दुगनी कर देता है। विला का लॉन, पुरानी पत्थर की बेंच और नाइट लैंप जो है वो बहुत पुराने औपनिवेशिक युग की याद दिला देते हैं। और जो पेलाइट थे वो एक इटालियाई फोटोग्राफर थे जिन्होंने उस जगह को किया था। बिल्कुल। और इसके साथ यहाँ फूलों की कई प्रजातियां भी देखी जा सकती, जैसे डैफोडिल्स और जलकुंभी से लेकर एस्फोडेल्स और सेलेंडाइन के फूल भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और यहाँ कई एडवेंचर करने को आपको मिलेंगे, जैसे रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, फिशिंग आप खुद कर सकते हैं। सर्दियों में ये जो जगह है ये बर्फ की मोटी चादरों से ढक जाती है, तो ऐसे सीजन में आपको यहाँ पर जाना होगा कि आप आराम से घूम सके। तो ये जो समय है अभी जो शुरू हो रहा है, इस समय यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सर्दियों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ बर्फ की मोटी जो है चादर हो जाती है, ताकि तो फिर हम घूमने में थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पर बहुत सारे बाजार भी हैं, जैसे लक्का बाजार के आप जिक्र कर रही थी। यहाँ लकड़ी का सामान मिलता है, खिलौने मिलते हैं, सजावटी सामान है, फर्नीचर है, सूखे मेवे मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। इसके अलावा महासू देवता का एक मंदिर है जो शिव जी को समर्पित है, और मशोबरा के गाँव के अंदर ही है। और 2 दिनों के महासू यात्रा उत्सव में बहुत लोग आते भी हैं, और हर साल मई के तीसरे सप्ताह में ये लगता है। और ये त्योहार भगवान शिव जी की मूर्ति को एक स्थान से बदलने के लिए, या यूं कहें कि इसको बदलने के रूप में मनाया जाता है। नाच गाना होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ की लोग खूब आते हैं क्योंकि बहुत प्रसिद्ध जगह है। मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता भी है। और यहाँ पर नत्री ट्राइबल डांस होता है, और धनुष बाण की प्रतियोगिता भी होती है। और यहाँ पर देखने के लिए जगह है द प्रेसिडेंशियल रिट्रीट। मशोबरा की रिट्रीट बिल्डिंग भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक रिट्रीट निवास है। इसकी शानदार इमारत को देख सकते हैं। 10,000 वर्ग फुट से अधिक में फैली इस जगह को पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है। इस इमारत को बनाने में धज्जी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। धज्जी तकनीकी मंदाकिनी जी वो होती जो लकड़ी और पत्थर के खंभों से बनाई जाती है, जिसमें भूकंप वगैरह में वो सहायक होती। भूकंप नहीं आता है, रोकने में मदद करता है। और ततापानी झील भी है यहाँ पर। वहाँ पर कई सारे रोमांचक खेल खेले जाते हैं। और रिवर राफ्टिंग के अलावा ततापानी गर्म पानी के कुंड के लिए भी जाना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। कुंड में सल्फर की मात्रा होने से व्यक्ति को नहाकर ताजगी का भी एहसास होता है। और यहाँ पर चार्डविक वाटरफॉल है, जिसे घने जंगलों के बीच ये बहता झरना है। और 86 मीटर की ऊंचाई से जल का गिरना, साफ पानी यहाँ का होता है, ठंडक का एक अजीब सा एहसास देता है। और बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। यहाँ मशोबरा हिल स्टेशन आप शिमला से आ सकते हैं। शिमला एयरपोर्ट है, चंडीगढ़
अगर एयरपोर्ट भी है वहाँ से आ सकते हैं। चंडीगढ़ से बस कैब से भी आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। हाँ, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो फिर शिमला रेलवे स्टेशन तक आपको आना होगा और बाकी रोड से आप सफर कर सकते हैं। खुद वाया रोड से अपनी कार से भी आप आ सकते हैं। अमृतसर से जाकर भी आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और गर्मियों में यहाँ घूमने का बहुत ज्यादा मजा है। यहाँ के खानों का स्वाद भी चखें और हमें बताएं कि क्या क्या खाया आपने। और मंदाकिनी जी, जो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करनी या जो भी आपको एडवेंचर करने हैं तो उसके लिए जो प्रमाणित ट्रेंड शिक्षक होते हैं उनके ही द्वारा अगर आप करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि सस्ते में कम पैसे में आप किसी से करके ये चीजें सुविधाएं उठा रहे हैं तो उससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो पहले ये सब करने से पहले आप पता कर लें कि आपकी सेफ्टी उनके लिए कितना वो तैयार है आपको सेफ्टी से घुमाने के लिए। हैं कोई भी मनोरंजन का साधन आप अपनाते हैं तो वहाँ पहले जो वहाँ के गाइड हैं उनसे आप बातचीत कर लें और उसके बाद जो आपको सही लगे वहीं आपको अपना हाथ आजमाना है। लेकिन यात्रा का आनंद पूरा लेना। और एक बात तो रहेगी कि जो यहाँ जाएगा वो वहाँ के व्यंजन खाएगा और हमें बताएगा। हाँ, ये तो बोल दिया हमने, ये तो हमने पहले ही कह दिया व्यंजन की बात, और हम ना कहें ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो भी कुछ वहाँ खा के आए हैं या अभी भी हमारे कुछ श्रोता ऐसे होंगे जो इस जगह की यात्रा करके आ गए होंगे, कभी ना कभी उन्होंने की होगी, तो वो बताएं हमें कि वहाँ कौन कौन से व्यंजन उन्होंने खाए। तब तक हम बहुत सारी चीजों का जब है कहते हैं ना रिसाइकलिंग करके उपयोग में लाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी जो बेकार समझते हैं उसका फिर से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप मेरा बैग देख रही है ना, ये मैंने अपने यूं कहिए कि शर्ट से बनाया है, जो डेनिम की शर्ट होती है ना, उससे तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो पुरानी शर्ट से आप ने बैग बना ले, इसी तरह आप जैकेट बना सकती हैं और छोटे छोटे पर्स, मोबाइल रखने के पर्स बना सकती हैं और कुशन कवर भी बना सकते हैं डेनिम के, उससे बात चलेगी। पुराने कुर्ते जो होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े दोबारा बनाए जा सकते हैं और चादर बिछोने के ऊपर भी पैच वर्क भी आप कर सकती हैं। कई बार आपका चादर फट गया है, जल गया है, तो कोई पुराना ऐसा डिजाइनर आपके पास कपड़ा हो उससे भी आप पैच वर्क करके सुंदर सा उसको बना सकती हैं। और जो चादर होता है उससे आप तकिया का जो एक पहला कवर होता है वो भी आप बना सकते हैं और साथ में आप गद्दी वगैरह बना सकते हैं, झोले बना सकते हैं। इसी तरह जो नाइटी होती है उसका कपड़ा बचता है, उससे भी आप छोटे बच्चों की स्कर्ट भी बना सकते हैं, सलवार सूट भी बना सकते हैं और पैजामे भी बना सकते हैं तरह तरह के। तो पुराने कपड़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर फ्रॉक पहनते हैं जो बच्चे, तो बड़ी फ्रॉक है तो आप उससे छोटे बच्चों का स्कर्ट बना सकते हैं, छोटी फ्रॉक भी बना सकते हैं। जैसे आजकल साड़ियां हैं, पुरानी साड़ियों से आप तरह तरह के सलवार सूट बना सकते हैं, पर्दे बना सकते हैं, अपने घर में बनाते हैं। और कॉटन की जो सूती साड़ियां होती थी उसको रजाई के खोल का कवर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ में दोहर भी बनाई जाती थी। अच्छा, हाँ, ओढ़ने के लिए गर्मियों के लिए दो सूती चादर मिलाकर बनाई जाती थी। तो वो भी पुराने वस्त्रों का एक अच्छा इस्तेमाल है। और आजकल तो साड़ियों के इतने अच्छे गाउन वगैरह चल गए हैं, सलवार कुर्ते चल गए हैं, लहंगा लांचा सब बन जाता है। तो बस आपकी इससे क्रिएटिविटी पता चलती है। चूंकि हमारे घरों में पुरानी साड़ियां बहुत होती हैं। अपने जमाने में जब पुरानी हमारी माताओं की बात करें या हमारी दादी वगैरह की बात करें, उनके पास अथाह साड़ियां हुआ करती थी और बहुत ही भारी भारी साड़ियां। अब उनका नुकसान तो हम नहीं कर सकते ना, तो लोगों ने आज के युग में क्या करा, उसका लहंगा बना लिया, लाचा बना लिया, उसके ना डिवाइडर बना के पहन लिया। और मतलब जो हमारे जो सूट होते हैं कढ़े हुए होते हैं, आगे से पैनल पूरा लंबा कढ़ा या आपका योक है तो आप वहां से उसको काट लीजिए और उससे आप दूसरे कपड़े पे लगा के पैच कर सकते हैं। पैच भी कर सकते हैं और साथ में पर्स भी बना सकते हैं। कुछ भी मतलब कुशन कवर में आप साइड से लगा दो, झोले में लगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी पुराने वस्त्र हैं उनका नए रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये ना समझे कि हमारी जो वार्डरोब भरी हुई है, ठूस रखे हैं हमने कपड़े, क्या काम आएंगे, और हम दिन भर नाराज ही होते रहते हैं। घर के पुरुष अक्सर नाराज हो जाते हैं, भाई इतने कपड़े भर लिए अपनी अलमारी में, क्या करोगी। उनको नहीं पता कि हम लोग मल्टीपर्पज इस्तेमाल करते हैं। उनको शिकायत का मौका न मिले ऐसा हमें उपाय करना है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वस्त्रों पर पैचवर्क प्रोजेक्ट पुराने कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। चाहे आप पैचवर्क कंबल, तकिया, फिर कपड़े बना रहे हो, ये तरीका आपको रचनात्मक बनने और कुछ पूरी तरह से अनोखा बनाने का भी मौका देता है। और एक लिखते हैं कि अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं तो पुराने कपड़े आपके बड़ी काम की चीज है। अगर किसी कपड़े पर कुछ अच्छे कोट्स लिखे हैं या कुछ डिजाइन है तो उसे फोटो फ्रेम के आकार का काटिए और उसे फ्रेम में लगाकर दीवार पर चिपका दीजिए। देखने में भी अच्छा लगेगा, किसी आर्ट गैलरी से खरीदा फ्रेम जैसा लगेगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने वस्त्रों का तो नया इस्तेमाल हो सकता है, एक अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं क्योंकि हमारे शरीर भी हमारे वस्त्र ही हैं। जिस तरह हम इसके देखभाल करते हैं ठीक उसी तरह ये जो वस्त्र हैं इनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। जब तक वे पूरी तरह से फट नहीं जाएं, और फट भी जाते हैं तो ऐसे पुराने वस्त्रों का तकिया बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। रेडीमेड के चलते ये सब बातें अब आज के परिवेश में थोड़ा बेमानी लगने लगी है, किंतु इसे अपनाने में स्वयं के धन का भी संचय होना
आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अगर आपके पास पुराना साड़ी या दुपट्टा है तो आप उसके पायदान बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी चुन्नी को एक एक कातर में काट लें और सुई धागे की मदद से टाक लें। कोशिश करें कि कलरफुल दुपट्टा ही पायदान में इस्तेमाल हो। और इस तरह से साड़ियों के पतली पतली लंबी लंबी वो काट करके पट्टियां काट करके आप क्रोशिया से भी आप उसको बना सकते हैं, बिन करके भी बना सकते हैं। तो हमने तो खुद ही बना के देखा है। सब लोग एक समय तक सब लोग बनाते थे तो घर में तो बड़ा शौक था, तो आपने भी बनाया होगा। हाँ, तो आप फिर अगली बार जब आती हैं तो आप वो मुझे गिफ्ट कर देना। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। फिलहाल तो क्योंकि वो पुराना हो चुका है, आप मुझे गिफ्ट करेंगे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तभी तो सीखूंगी ना कि कैसे आपने बनाया था। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिख रही है कि पुराने कपड़ों का नया इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चादर है, मान लीजिए, उसको फाड़कर आप बहुत सारे नए कपड़े बना सकते हैं। चादर को फाड़कर आप अपने घर की दैनिक सफाई के लिए कपड़े बना सकते हैं। इसे फाड़कर आप बहुत सारे छात्रों के इस्तेमाल के लिए कपड़े बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चादर आपके पलंग से छोटी हो गई है तो आप इसके पास इस कलर का चादर का कपड़ा लाइए और इसमें लगाकर कपड़े को बड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो आप पुराने कपड़ों के टुकड़ों से कुशन बना सकते हैं जो कि आपका बहुत काम आ जाते हैं और बहुत कुछ आप बना सकती हैं। और मंदाकिनी जी, मेरी सखी लिखती हैं कि आजकल लड़कियों के को बालों में रबर बैंड की जगह स्क्रंची लगाना पसंद है। इस स्क्रंची को कपड़े को काटकर 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसको काट के पतली सी उसमें इलास्टिक डाल दी जाती है। मैंने भी बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो हमारी जो वैसे सिंथेटिक साड़ियां होती ना, तो उसका जो पल्लू होता है उसको आप काट लीजिए, उसको तिकोना मोड़ के सिल लीजिए, तो आपका बढ़िया स्कार्फ बन जाता है। तो आपने जो लगा रखा है बालों में वही लगा रखा है? मैंने तो वही फूल लगा रखा है कपड़ों का। क्या बात लेकिन है। हम उस स्कार्फ की बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, जो हम जाड़ों में लगाते पहनते ना स्कार्फ, तो आप उस साड़ी के पल्लू से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, साड़ी का पल्लू चूंकि बहुत ही कलरफुल होता है और प्रिंटेड होता है, तो उसका जो है स्कार्फ बहुत ही सुंदर लगता है। और एक समय में स्कार्फ का बहुत ज्यादा फैशन हुआ करता था। और स्कार्फ आप वो भी करिए और साथ में आप गले में टाई जैसा भी बांध लीजिए, भी कर सकते हैं। फैशन है। मतलब आपने फैशन किया है इस टाइप का? बिल्कुल किया है, बिल्कुल सही फरमा रही, और आज भी करते हैं। अच्छा जी। अब एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी के मौसम में पुराने सूती कपड़े से पर्दे से ढकने का कपड़ा, तकिए के हल्के कवर बनाए जा सकते हैं। इससे राहत मिलती है गर्मी में और बिजली का बचाव भी होता है। पुराने सफेद या पुराने कपड़ों से रुमाल, झूला, तकिए के कवर बनाए जा सकते हैं। आप इन पर कढ़ाई करके इन्हें सुंदर बना सकती हैं। ये सामान घर के सजावट में काम आते हैं और चाहे तो इसे स्थानीय बाजार में बेचकर आमदनी भी की जा सकती है। हल्के रंग के कपड़ों को धोकर खिड़की दरवाजों पर टांग दिए जा सकते हैं जिससे धूप कम आए। कमरा ठंडा बना रहे। पुराने सूती कपड़ों से बच्चों के लिए घरेलू खिलौने बनाए जा सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज, छोटी गुड़िया, तकिए के आकार के खिलौने बच्चों को दिए जा सकते हैं और ये खिलौने सुरक्षित भी होते हैं। किसी तरह का केमिकल या प्लास्टिक भी नहीं होता और बच्चों की सेहत पर असर भी नहीं पड़ता। और हमारी एक लिखते हैं कि पुरानी जीन्स या मजबूत कपड़े से सब्जी या राशन लाने के लिए थैला बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बैग बनाया है। बिल्कुल। और प्लास्टिक की थैले की जगह कपड़े का थैला पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और काफी समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सिलाई कढ़ाई करने पर इसे आकर्षक रूप से दिया जा सकता है। आप इसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं। और पुराने टी शर्ट या साड़ी के कपड़े से घर के लिए मजबूत डोरमेट बनाया जा सकता है। इसके लिए कपड़ों को लंबाई में काटकर चोटी की तरह गूंथ लें और फिर गोल या चौकोर आकार से सिल दे। या पायदान फर्श की नमी, ये पायदान जो है फर्श की नमी सोखने के साथ साथ टिकाऊ भी होता है और कई बार इसका धोकर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और टी शर्ट से तो मैम आस्तीन हटा दो दोनों तरफ की और नीचे का जो हिस्सा था उसको ऐसे कटिंग कर दो थोड़ी थोड़ी 2-2 इंच की और एक दूसरे की नॉट लगा दो तो एक बैग बढ़िया सा बन जाता है। अच्छा बैग बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि वार्डरोब को नया रूप देने और कचरे को कम करने के एक मजेदार टिकाऊ तरीका यह है कि चाहे आप टी शर्ट को टोट बैग में बदल रही हो, पुराने कपड़ों की रजाई बना रहे हो या स्वेटर से आरामदायक एसेसरीज बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट आपको रचनात्मक होने का मौका देते हैं। साथ ही उन कपड़ों को नया जीवन देते हैं जो खाली पड़े बेकार हो जाते हैं और हमारी पति देव की आंखों में भी आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो चलिए अब एक गीत भाई मंजरी, अब हम उस आदत की ओर बढ़ते हैं जो करनी नहीं चाहिए लेकिन विषय लिया है फिर भी हम करते हैं, फिर भी हम चुगली करते हैं। देखिए चुगलखोरी की आदत। लिखते हैं कि चुगलखोरी का एक किस्सा याद आ रहा है। जब मैं अपनी एक सहेली की बात दूसरी को बता दी थी, एक दिन जब दोनों मिली तो बातों बातों में बात खुल गई और फिर दोनों मुझसे बहुत नाराज हो गए। और फिर मैंने उनसे सॉरी बोला और कसम खाई कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और बाद से मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया क्योंकि ये आदत आपसे आपकी सबसे अच्छी सखी को या सखा को छीन सकती है या हमारी इमेज को भी दूसरों की नजर में गिरा सकती है। इसलिए इस आदत से दूर रहने में ही भलाई है। बिल्कुल आपने सही किया और ऐसा ही होना चाहिए। चुगली
पहले तो बहुत होती थी। एक श्रोता लिखते हैं, पर अब किसी के पास टाइम नहीं है और न कोई सुनना पसंद करता है। अगर हम में से कोई किसी की चुगली करता है तो हम कहते हैं ये बात आप उनके सामने कहो, अभी वो नहीं है तो आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हो, वो तो नहीं सुन रहा है, इससे आपको कुछ मिल रहा है क्या, या आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो करो चुगली, पर ऐसा करने से फिर चुगली क्यों कर रहे हो, तो लोग नहीं करते हैं डर के मारे चुगली। मंदाकिनी जी, एक कमेंट बहुत मजेदार है, क्योंकि आप पैरोडी बहुत बनाती है, तो वो कमेंट भी कुछ ऐसे ही है कि स्कूल के दिनों में अगर कोई चुगलखोर होती थी तो हम सभी एक पैरोडी बनाकर गाते थे, मुझे दुनिया वालों चुगलखोर न समझो, मैं चुगलखोर नहीं हूँ, बनाया गया हूँ चुगलखोर। जी, और बिल्कुल सही कहा। और एक लिखती है कि मुझे न चुगली सुनने की आदत और ना ही चुगली करने की आदत। मेरे स्कूल में एक टीचर, उसकी चुगली करने की बहुत आदत थी, हालांकि कई बार वो पकड़ी भी गई थी, पर जिसकी जो आदत होती है वो आसानी से जाती नहीं। बिल्कुल। जिस टीचर से वो ज्यादातर चुगली करती थी, एक बार उनसे स्कूल में ही भयानक झगड़ा हो गया। हाँ। यहाँ तक कि बात प्रिंसिपल मैम तक पहुंच गई और मैम ने हम लेडीज टीचर की एक मीटिंग रखी और वहीं उन दोनों को समझाने लगी, पर वहां तो सीन ही दूसरा बन गया। अब वो दोनों जो हम लोगों के बारे में चुगली की थी, सब सारी चुगली बाहर आ गई, और कितना बुरा हश्र होता है उस वक्त चुगली करने वाले का, चेहरा देखने लायक होता है। इसलिए कहते हैं चुगलखोर कभी न बने, है ना जी। तो और ये है लिखने वाले कि कुछ चुगली तो अच्छी होती है जो आप नहीं बोल पाए, पर दूसरा जाकर चुगली लगा देगा। किसी के घर में कलह करने के लिए चुगली लगा दी जाती है, जो बहुत बुरी बात है। कुछ चुगलीखोर तो लोग अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं, खासकर अपनी होम हेल्पर को पड़ोसी घर वालों के बारे में जानने के लिए और यहाँ तक बात पहुंचाने के लिए भी लगा देते हैं। मतलब इस तरह का जो घर में काम करने वाले आते हैं ना, उनसे भी हम एक दूसरे की चुगली कर लेते हैं। और चुगलखोरी करना बहुत से लोगों की आदत है। उनका एक मकसद एक ही होता है कि चुगली करके आपस में झगड़ा लगाना, और जब लोग झगड़ते हैं तो ये लोग मजा देखते हैं। जब हमें ये मालूम है कि ये व्यक्ति चुगलखोर है तो उससे 4 हाथ दूर रहने में ही समझदारी, यानी 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग बच्चों से कहते हैं, आसपास पूछते हैं मम्मियाँ की, बच्चे बगल वाले घर में खेल रहे होते, जब आते हैं हाँ कौन था बेटा, अंकल क्या कर रहे थे, आंटी क्या कर रही थी, तो ये आदत यहीं से शुरू होती है और वहीं से आपके बच्चे भी सीखते हैं। आप तो पूछ लेते हैं अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए, क्योंकि आपके भीतर चुगलखोरी छुपी होती है, लेकिन यही आदत आपके बच्चों को लगती है और यही बात आप में धीरे धीरे कहने का मतलब है आप ना खुद करें ना, बच्चों को सिखाएं, और इस तरह की बुरी आदतों से हमें अपने आप को बचाना ही चाहिए। और जो है चुगलखोर उसका सामना डट के करना चाहिए और उनको सामने ले आना चाहिए। अगर आपका कोई चुगलखोर आपके सामने आता है तो फिर उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर उन्होंने आपके सामने किसी की बुराई कर दी कि वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ना, आपको पता है चुगलखोर है। बिल्कुल। तो अब क्या करें? अब गीत सुन लेते वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान। तो भाई मंजरी सावधान हो जाइए, चुगलखोरी की आदत से वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है वाला गाना आप न गुनगुना दे कहीं। नहीं बिल्कुल नहीं गुनगुनाएंगे, बाहर निकलने से डर भी लगेगा। हाँ। तो यहाँ चुगलखोरी बैठे कर रहे थे तो लेकिन अब हमें भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, रूठ के नहीं जाएंगे, अपने श्रोताओं से नाराज होके नहीं जा रहे हैं, खुशी खुशी जाएंगे। और क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम उनसे और बातचीत करें। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।